काफी बच्चे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, न्यूमेरिकल्स किए थे आप लोगों ने? फिर हो गए थे सारे? यस मिस। जी मिस। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 54 निकालें। 3.5 टॉपिक है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशंस। ये वाली अपने इक्वेशंस आप लोगों ने मेरे ख्याल से 9-10 में पहले भी पढ़ी होंगी। इनमें बस इस टॉपिक में बस आप लोगों ने इक्वेशंस ही याद करनी है, वही मेन है, लेकिन वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई divided by 2 into t. Thirdly, s is equal to vit plus 1 by 2 at. मैम कौन से पेज नंबर पे है? Page number 54. ओके मैम। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर प्लस 2as। ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 का पार्ट बी नहीं हुआ। मुझे लगता है मैंने आपको पार्ट बी खुद करने के लिए कहा था, लेकिन मैं देख लेती हूँ। पार्ट बी सॉल्व नहीं हुआ या फिर कोशिश ही नहीं की आप लोगों ने करने की? टू पॉइंट सिक्स का जो पार्ट बी है उसमें बताएं क्या नहीं समझ आई आप लोगों को? सॉल्व नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं आई। अच्छा, मैं करवा देती हूँ। 2.6 का पार्ट बी कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2.6 उसका पार्ट बी। पार्ट ए हो गया था। अच्छा, इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर है 2i प्लस 3j और बी वेक्टर है 3i माइनस 4j। और हमने प्रूव करना है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो 3a के लिए हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 2i प्लस 3j। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 6i, 3 3 9j। और 2b है, 2b के लिए 2 इंटू 3i माइनस 4j, 2 3 6i माइनस 2 4 8j। ये 3a और 2b की वैल्यू हमारे पास निकल आई। हम इन दोनों को हमने माइनस करना था। 3a माइनस 2b, 3a की वैल्यू है 6i प्लस 9j माइनस 6i माइनस 8j। आई वाली वैल्यू इसको आई वाली वैल्यू के साथ प्लस कर लेते हैं। 6i माइनस 6i हमारे पास 0 हो गया, प्लस 9j माइनस प्लस 8j, 9 8 17j। तो हमारे पास आंसर आ गया 17 जी।
और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा 17 इसका मैग्नीट्यूड। और एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट्स। जिसका भी माइक चल रहा है ना वो अपने आप को म्यूट कर ले। मैम से बोलेंगे म्यूट कर ले, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। जिसका माइक चल रहा है वो म्यूट कर ले खुद को। मिस दोबारा से सब चालू। हमारे पास सिर्फ जे की वैल्यू है। अच्छा मतलब जे है, जे हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस में होता है। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो tan तो हमें उसके tan लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे वाली वैल्यू। जे हम मैं नजर नहीं, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी लास्ट के अंदर। हमारे पास 17 जे आया है ना, यहाँ पर जे मतलब कहाँ पे होता है, हमारे पास वाई एक्सिस में होता है। वाई एक्सिस हमारे पास 90 डिग्री हमारे पास देता है, तो इसीलिए थीटा हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, शुरू से एक दफा बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, हमारे पास उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है हमने, और उन दोनों की डायरेक्शन वो एंगल निकालना है। तो 3a-2 भी है। 3 को पहले a के साथ, a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को हम b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, वो माइनस का साइन दोनों के बीच में, तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 17j। और हमें पता है जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट ऐसे लेते हैं। तो x वाली वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है, तो उसका अंडर रूट ले लेंगे और स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर जो अंडर रूट से कट जाएगा, हमारे पास 17 रह जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि सिर्फ j की वैल्यू आ रही है, j हमारे पास y एक्सिस के अलोंग होता है, और y एक्सिस के अलोंग होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब चलिए चैप्टर नंबर 3 निकालें। बाकी हो गए थे न्यूमेरिकल्स। मिस ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में एंगल निकालने के लिए आप लोगों ने देखें 17j आया है ना, तो j जो होता है वो y एक्सिस के अलोंग होता है। तो y एक्सिस x की रिस्पेक्ट से, y एक्सिस और x 17 के बाद। किधर, 17 के बाद। 17 के बाद tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। मतलब y कंपोनेंट्स ओवर x कंपोनेंट्स ही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो अब हमारे पास x यस। कंपोनेंट्स तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ y कंपोनेंट्स ही हैं। तो y कंपोनेंट्स इसके जो हैं वो x कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। y और x के बीच में 90 का एंगल होता है ना, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 90 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप आगे चलते हैं। अच्छा चैप्टर नंबर 3 निकालें अब, पेज नंबर 54। चला के बात कर देना। पेज नंबर 54 पे आप लोगों को क्वेश्चंस ऑफ मोशंस दी हुई हैं। ये चार क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे ख्याल से 9-10 में पहले भी पढ़ी होंगी, तो आप लोगों ने ये अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये वाली क्वेश्चंस यूज होती हैं। ठीक है, दूसरा आगे पैराग्राफ के अंदर यही बताया हुआ है
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया हुआ है, जो कि हमारे पास जी होती है और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू अबव द अर्थ मूव कर रही है तो ये वाली वैल्यू माइनस में होगी। अगर हमारे पास कोई भी ये वाली कोई भी हमारे पास ब्लॉक है, कोई बॉल है, टुवर्ड द अर्थ मूव कर रही है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रही है कोई भी चीज़ तो नेगेटिव होगी हमारे पास जी की वैल्यू, और अगर हमारे पास टुवर्ड द अर्थ मूव कर रही है तो हमारे पास जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर न्यूटन लॉस ऑफ मोशन हमारे पास नहीं करने हमने, उसके बाद है इम्पल्स, पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 निकालें, वहां पर है इम्पल्स। इम्पल्स हमारे पास मोमेंटम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमारे पास होता है कोई भी मास है उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। और हमारे पास इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होती है? इम्पल्स की डेफिनेशन हमारे पास होती है, लिखी भी हुई है यहाँ पर, द क्वांटिटी एफ क्रॉस टी a body will remain at rest or in uniform motion is known as impulse. इम्पल्स की डेफिनेशन होती है when large force acts on a body for short interval of time। मिस कहाँ लिखी हुई है? मैं लिखवा रही हूँ, लिख लें। For short interval of time, then product of force and time, product of force and time is called impulse। ठीक है, कोई भी बॉडी है, मैं कर रही हूँ, when a large force act on a body for short interval of time, then F cross T, the product of force and time, is called impulse। When large force acts on a body for a very short interval of time, then the product of force and time is known as impulse। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है I is equal to F cross T। ठीक है, I is equal to F क्रॉस T, ये हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रही है बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो जब कोई ना कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही होती है तो कोई ना कोई मूवमेंट भी होती है, या तो वो रेस्ट पर रहती है या फिर वो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने लग जाती है। तो जो फैक्टर उसके अंदर प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स। अच्छा, इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और
जिस तरह के हम वो फॉर्मूले से भी दे सकते हैं। फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है, और इसके डायमेंशंस होंगे ml t-1। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन देख लेते हैं मोमेंटम के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। अब देखिए कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है किसी बॉडी के ऊपर, तो उसके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगा ना। तो मोमेंटम क्या होगा, उसके साथ इम्पल्स का रिलेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। मोशन है F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है mvf माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है mvi डिवाइडेड बाय t। इस तरफ फोर्स है, फोर्स इंटू टी इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। हमने अभी अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा इम्पल्स का कि F मल्टीप्लाई बाय टी मतलब फोर्स इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम इज इम्पल्स। तो यहाँ पे इम्पल्स आ गया mvf माइनस mvi। इसका मतलब मिस नजर नहीं आ रहा, तो आप ये ग्रुप पे भेज दीजिएगा। मैं ग्रुप में पिक्चर्स भी भेज दूंगी। ग्रुप में मैं पिक्चर्स भेज दूंगी। तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम इज नॉन एज इम्पल्स। इंस्टेंटेनियस change in momentum due to force is called impulse। इस तरह हमारे पास दो डेफिनेशंस हो गई हैं इम्पल्स की। पहली डेफिनेशन हमारे पास ये थी व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास आ गई मोमेंटम के रिस्पेक्ट से इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और आज पता नहीं कंप्लीट हो कि ना हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी हम कल कर लेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ, अगला पेज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम हमने क्या पढ़ी थी कि कोई भी मास है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब हमने सपोज कर लिए हैं दो बॉल्स। ठीक है, दो बॉल्स है हमारे पास m1 और m2। m1 की वेलोसिटी हमारे पास है v1 और m2 की वेलोसिटी हमारे पास है v2। ठीक है, दोनों वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ठीक है, अब दोनों थोड़ा सा आगे जाती हैं
और उन दोनों का कोलिजन हो जाता है। तो अब जो अब m1 की वेलोसिटी है v1 डैश और m2 की वेलोसिटी हो गई v2 डैश। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर दो बॉल्स मूव कर रही हैं। पहली बॉल की मास हमारे पास है m1, उसकी वेलोसिटी है v1, और इसी तरह दूसरी बॉल का मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है v2। अब कोलाइड की दोनों, और उसकी पहली वाली बॉल की वेलोसिटी हो गई v1 डैश और दूसरी बॉल की वेलोसिटी हमारे पास हो गई v2 डैश। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी बाहर की फोर्स एक्ट ना कर रही हो। ठीक है, बाहर की फोर्स मतलब एयर का फ्रिक्शन ना हो और इस तरह की कोई चीज एक्ट ना कर रही हो, तो हम उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ system in which no external agency exerts any force। ठीक है, अब ये दो बॉल्स जो मूव कर रही हैं इनके ऊपर कोई भी एयर फ्रिक्शन का या साउंड का या किसी और चीज का इफेक्ट नहीं हो रहा, ये दोनों ऐसे ही मूव कर रही हैं, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है। मिस एक बार बोलते हैं आप। Isolated system, it is a system in which no external agency exerts any force। Isolated system is a system in which no external agency exerts any force। ठीक है, आगे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। की स्टेटमेंट क्या है। टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system remains मिस ऑफ एन के आगे क्या? of an isolated system remains constant। ठीक है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। टोटल आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, अब हमने दो बॉल्स जो सपोज की हुई हैं इनका मोमेंटम हम देख लेते हैं। मोमेंटम इन m1 वो हमारे पास क्या होगा, m1 v1 फिर आगे मोमेंटम इन m2 v2, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन है। ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये बिफोर कोलिजन है। और मोमेंटम इन m1 आफ्टर कोलिजन m1 v1 डैश और मोमेंटम इन m2
आफ्टर कोलिजन M2 V2 डैश। ठीक है, अब हमने मिस ये दोबारा से बता- मैं दोबारा बता देती हूँ। मोमेंटम हमने निकालनी हो अगर M1 की, तो क्या आएगी? M1 V1। P इज इक्वल टू एम वी होता है ना, हम मास नंबर 1 की निकाल रहे हैं मोमेंटम, तो M1 और V1। M1 मास है और V1 वेलोसिटी है उसकी। फिर मोमेंटम इन M2, M2 V2, और उसके बाद मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम इन M1 जो हमारे पास हो गई M1 V1 डैश, और मोमेंटम इन सेकेंड बॉल M2 V2 डैश। कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई थी ना, V1 डैश और V2 डैश हो गई थी, तो इसीलिए हमारे पास V1 डैश और V2 डैश आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब टाइम थोड़ा रह गया है और अटेंडेंस भी लेनी है। अच्छा, ये ना थोड़ा सा रह गया है, वो हम कल कर लेंगे, अभी मैं अटेंडेंस ले चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। अच्छा, मैं अटेंडेंस लूंगी, तो जिसका रोल नंबर आए वो अपने आप को अनम्यूट करे और अपनी अटेंडेंस लगवा ले।